अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। कल इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिस पे हर आंख अश्कबार है। पाक फ़ज़ाइया के हाजिर सर्विस ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक एक ज़िम्मेदार शहरी का सबूत होते हुए उन्होंने एक लड़की को बचाने की कोशिश की और इस दौरान ये वाक़या पेश आया और आसिम तारिक को शहीद कर दिया गया। उनको कत्ल करने वाले मरकज़ी मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार करके आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। जज अबुल हस्ताद जुल्करनैन ने मुलजिम साद अब्बासी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मुलजिम ने इंतहाई ढिठाई से जवाब दिया कि वो लड़की के साथ बात कर रहा था और ग्रुप कैप्टन आसिम ने उन्हें डिस्टर्ब किया, जिस पर ATC के अदालत के जज ने उसकी सरजनिश की और कहा कि ग्रुप कैप्टन ने तो एक अच्छा काम किया। इसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर मुलजिम साद अब्बासी को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया और केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। नाजरीन, मुलजिम साद अब्बासी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत आजमाए मगर फिर भी कानून की गिरफ्त में आ गया। इस हवाले से IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में क्या बताया। नाजरीन, इस्लामाबाद पुलिस ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कातिल को 9 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने का क्रेडिट तो भरपूर तरीके से ले रही है, मगर ये सवाल भी उठता है कि मुलजिम रेड जोन से कुछ फासले पर असलहा लेकर कैसे पहुंच गया। जिस शहर में जगह जगह नाके मौजूद हों वहाँ एक मुसल्लह शख्स दाखिल होकर एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर को कैसे शहीद कर गया। IG इस्लामाबाद की मीडिया ब्रीफिंग पर यह भी सवाल उठता है कि क्या इस लड़की का नाम बताना दुरुस्त था जिसे मुलजिम से बचाने के लिए ग्रुप कैप्टन आसिम ने अपनी जान दी। क्या लड़के और लड़की के काम करने की जो जगह है, जिस मार्ट में वो काम करते थे, उसकी एग्जैक्ट तफसील बताना दुरुस्त है बिजनेस के एतबार से, क्योंकि ये जो FIR है इस वाक़े की उसमें ये तमाम तफसीलात शामिल नहीं की गई, यानी नाम ना लड़की का शामिल है और वो कहाँ काम करते थे, ना ही उस बिज़नेस को नेम किया गया है। क्या वजह है कि मुल्क में के दारुल हुकूमत में इस तरह के जराइम और असलहे के इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ड्रामाई तौर पर इन जराइम की रजिस्ट्रेशन में भी 29% कमी आई है। रोज़नामा डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल तक इस्लामाबाद पुलिस को मुख्तलिफ नौयत के जराइम से मुतल्लिक 21,222 शिकायत मौसूल हुई, लेकिन सिर्फ 6,253 केसेस ही रजिस्टर किए गए। क्या इसकी वजह इस्लामाबाद में क्राइम रेट को कम दिखाना है? इस पर भी बड़े सारे सवालात उठते हैं और हम बात करेंगे DIG इस्लामाबाद पुलिस जवाद तारिक साहब। जवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैप्टन आसिम शहीद के कातिल को आज अदालत में तो पेश कर दिया गया, लेकिन मुल्क भर में लोग इस वक्त हर आंख अश्कबार है इस तरीके से कि उनकी बच्चियां और उनकी बेवा जिनको उन्होंने सोगवार छोड़ा, फिर एक काबिल ऑफिसर थे और एक बड़ा लॉस है। इस वक्त बिलखुसूस इस्लामाबाद के शहरी ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे चेक पॉइंट्स नाकों के बावजूद इतनी बासानी गन वायलेंस के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? ये शख्स कैसे असलहा लेकर यहाँ पर घूमता रहा और फिर ये वाक़या पेश आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें जी, इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर बिल्कुल चेक पॉइंट्स इस्टेब्लिश्ड हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारी जो हैं वो डिफरेंट इंटरसेप्शंस होती भी रहती हैं। ऑब्वियसली वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। फॉर एग्जांपल लोगों से लीगल वेपन्स भी बरामद किए जाते हैं, इसी तरह कोई थेफ्ट हुई हुई कार्स व्हीकल्स उसके ऊपर भी बिल्कुल ट्रैक डाउन चलता रहता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इस तरह से हुआ है कि सिंस इस बंदे के साथ जो है वो एक फीमेल कंपनी कर रही थी बाइक के ऊपर, तो एट टाइम्स पुलिस जो है वो उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट एट टाइम्स चेकिंग नहीं होती। जहाँ कहीं फैमिली ट्रैवल कर रही हो बाइक के ऊपर या किसी गाड़ी के अंदर, तो उस लेवल का स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है अमूमन। इस वजह से वो जो है वो चेक पॉइंट से थ्रू होके आ गया। एक ही चेक पॉइंट था जिसको उसने क्रॉस किया और उसके साथ वेपन बिल्कुल था। जवाद साहब, ये चेकिंग मैकेनिज्म्स पर हमें अपडेट करने की ज़रूरत है ना, कि अगर साथ खातून बैठी हुई ख्वाह वो अगवा होकर की क्यों ना ले जा रही हो, इस बेसिस के ऊपर जाने दिया जाए। कई बार शायद गाड़ी कितनी महंगी है इस बेसिस के ऊपर भी लोगों को छोड़ दिया जाता होगा। ये तमाम चीज़ें तो हम देखते हैं। इसके मोटरसाइकिल पर M टैग नहीं था और जहाँ से वो आता है उसके रूट पे 2, एक फैज़ाबाद में एक शकरपड़िया में मेजर किस्म के जिनको हम नाके कहते हैं चेक पॉइंट्स कहते हैं वो मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि फिर चेकिंग इसकी M टैग नहीं चेक हुआ और फिर उन शहरियों को क्या फ़ायदा जिन्होंने लाइनों में लग लग के अपनी गाड़ियों और व्हीकल्स को M टैग लगवाए थे? जी देखें, M टैग बेसिकली उसके ऊपर कोई इस किस्म की वो चीज़ नहीं है कि जी वो किसी ने M टैग लगाया हुआ तो है वो चेकिंग से जो है वो मुस्तस्ना हो गया है। M टैग एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस पर्पस के लिए या किसी की ट्रैकिंग के लिए ज़रूर काम आता है, लेकिन M टैग वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी चेक किया जाता है, M टैग वाले बाइक्स को भी चेक किया जाता है।
बट इस सिचुएशन में ऑब्वियसली एक ही नाका इसने फैज़ाबाद वाला जो क्रॉस किया था, तो उसमें ऑब्वियसली मैंने जिस तरह बताया कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ के साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं अमूमन उनको उस लेवल पे चेक नहीं किया जाता। या जिस तरह उसके पास नंबर भी था, उसने हेलमेट भी पहना हुआ था, तो और किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हो रही हो तो एट टाइम्स इस तरह से लोग जो है वो थोड़ी सी लूज चेकिंग के साथ थ्रू हो जाते हैं। तो जवाब साहब, इस वाक़े बिलखुसूस इस वाक़े के बाद आपको ये तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा? क्योंकि सिर्फ ट्रैफिक ही रुका हुआ हमें नज़र आता है नाकों के ऊपर, ये कितने इफेक्टिव होते हैं इस पे आज तक सवालिया निशान है। देखिए जी, वो जब ट्रैफिक के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, ऑब्वियसली जिस वक्त बहुत ज़्यादा कहीं किसी वक्त अलर्ट आ जाता है या किसी गाड़ी के हवाले से कोई नाकाबंदी होती है, किसी बाइक के हवाले से होती है, किसी किस्म का कोई थ्रेट अलर्ट आता है, तो उस हिसाब से फिर जो नाकों की चेकिंग है उसको हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ले जाते हैं। तो एट टाइम्स जिस वक्त आप देखते हैं ट्रैफिक की जिस वक्त वायलेशन कंप्लेन आती है कि जी लंबी लाइनें लग गई हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली उस वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसके लिए हमें चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। तो उस वक्त बिल्कुल चेकिंग हो भी रही होती है, गाड़ियों की डिग्गी भी खुलवाई जाती है, बहुत ज़्यादा थॉरो चेक किया जाता है, लेकिन उसको हर वक्त उस लेवल पे कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज तो बिल्कुल पूरा शहर जो है वो चोक हो सकता है। तो उसको उसी तरह एक रैंडम उसकी बेसिस के ऊपर चलाया जाता है। किसी गाड़ी के शीशे काले हैं, किसी की नंबर प्लेट ठीक नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, कहीं बाइक का नंबर नहीं है, तो उस तरह से डिफरेंट रैंडम बेसिस के ऊपर चेकिंग चलती रहती है सारा। चलिए, अब ये तो ज़रूर यहाँ पे सब इसके ऊपर बात इस ज़रूरत पर जोर देना चाहिए कि तरीक़ाकार चेकिंग का शायद इसको ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जवाद साहब, आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इस लड़की का भी नाम लिया जो विक्टिम है, उन्होंने मार्ट जहाँ पे काम करते थे उस का भी नाम लिया, जिस ब्रांड के उसके लिए वो काम करता था उसका भी नाम लिया। ना तो शख्सी प्राइवेसी का हमें कोई तसव्वुर नज़र आया, ना किसी के बिजनेस के हवाले से उसकी प्राइवेसी को जो है वो सेफ गार्ड किया गया। तो क्या वजह थी ये नाम लेने की, क्या ज़रूरत है, क्योंकि FIR में किसी का नाम नहीं है? देखिए जी, उधर सिर्फ वो चीज़ें ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन में या जो चीज़ें उस बंदे जो सस्पेक्ट है या कल्प्रिट है बेसिकली, उसकी इंटेरोगेशन के थ्रू जो बातें उस वक्त प्रिलिमिनरी सामने आई थी वो बिल्कुल उस वक्त मीडिया के सामने शेयर की गई। उसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें शायद ज़्यादा डिस्क्लोज हो गई होंगी, बट जितनी बातें सामने आई थी वो उसको ट्रांसपेरेंट रखना और डिस्क्लोज करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होना चाहिए। ये प्राइवेसी का एक कंसर्न तो है, और ये तो उनका नाम लेना तो उनकी प्राइवेसी को रिवील, और ये अदालती अहकामात भी हैं, बिलखुसूस विक्टिम्स का तो नाम नहीं लिया जाता, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। जवाद साहब, ये जो असलहा था इसके पास, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या बता सकते हैं? और इसके जो दोस्त इन्वॉल्व थे जिन्होंने एक तरह से उसकी क्या सहूलतकारी की जानते बूझते हुए, वो भी शामिल तफ्तीश हैं, इस हवाले से क्या बता सकते हैं आप? जी, वेपन के हवाले से जो है वो अब चूंकि वो चला गया है इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर, उसकी शनाख्त परेड होगी और उसके बाद फिर वो दोबारा से रिमांड पे आएगा, तो फिर वेपन उसकी रिकवरी और वो जो उसकी सारी चेन है कि वो वेपन उसने कहाँ से एक्वायर किया था और उसके जो पीछे उस हवाले से जो सहूलतकार हैं वेपन की एक्विजिशन के हवाले से, उसके ऊपर तफ्तीश फिर लेटेस्ट स्टेज पे होगी। अब जवाद साहब, एक सेपरेट खबर है और क्राइम से रिलेटेड ही है इस्लामाबाद में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉन न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होने की केसेस तादाद है वो 29% गिरी है, और जो कंप्लेंट्स हैं सिर्फ 4 महीने की तादाद उन्होंने बताई है, ऑफिशियल कंप्लेंट्स 21,000 से भी ज़ायद हैं। तो क्या ये क्राइम रेट को कम करने के लिए ये दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है? ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जो कंप्लेंट्स के हवाले से चीज़ अक्सर कोट होती है वो बेसिकली जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है थाने के अंदर, जो कंप्लेनेंट्स आते हैं उसको हम एक ई टैग इशू किया जाता है थाने के अंदर। कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको ई टैग हमारे सिस्टम के अंदर इशू किया जाता है, जिसकी फिर हम सारे लेवल्स के ऊपर उसकी एक ट्रैकिंग चलती रहती है। तो उसमें अब ज़रूरी नहीं होता कि हर केस जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जिसके ऊपर FIR बनती हो या FIR दी जा सकती हो। तो उसमें बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल भी होते हैं, कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है, सिविल मैटर होते हैं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से भी कंप्लेन कराते हैं कि जिनको एक दफ़ा थाने में बुला लिया जाता है तो वो वैसे ही उनका आपस में कोई छोटा मोटा कोई मोहल्ले में लड़ाई है या इस तरह का फैमिली डिस्प्यूट है तो वो वैसे ही पैचअप करके चले जाते हैं और अपनी कंप्लेंट विदड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो कंप्लेन जो है और पुलिस की भी ये कोशिश होती है कि उनकी वो अपनी कंप्लेंट विदड्रॉ कर ले, मामला मुकदमे तक ना जाए। नहीं, देखिए जी, जो कॉग्निजेबल है उसके अंदर तो हम बिल्कुल जो है वो FIR
को ही प्रेफर करते हैं, जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है उसको क्रिमिनल एक्शन में ही कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो नॉन कॉग्निजेबल हैं जिसके ऊपर एफआईआर बनती ही नहीं, तो उसको ऑब्वियसली हम नहीं करते, वो ड्रॉप हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो कंप्लेंट्स का नंबर ज़्यादा शो होता है और एफआईआर्स का कम शो। आखिर में डीआईजी साहब, ये मर्डर्स के वाकयात हों, लोगों से स्नैचिंग के वाकयात भी कुछ रिपोर्ट हुए, ये जो तमाम चीज़ें हैं इसके तदारुक के लिए अब इस्लामाबाद पुलिस क्या करेगी? जी, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक बड़ी एक्सटेंसिव सारी वर्किंग चल भी रही है, और जितने ट्रेसिंग है हमारी वो ऑलरेडी पहले से बहुत बेहतर है, और क्राइम का रेट अगर आप देखें प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में तो वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट उसके अंदर ड्रॉप आ चुका है। और जितनी प्रोसिक्यूशन है उसको भी हमने इम्प्रूव किया, और उसके अलावा जितनी पेट्रोलिंग है उसके लिए हमारे बहुत सारे जो पेट्रोलिंग यूनिट है वो भी हमारा अभी फर्दर फ्लीट जो है उसको रेज किया गया है, और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोलिंग जो है वो एक डिफरेंट तरीके से नजर आएगी इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया जवाद तारिक साहब, डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ मौजूद होते हैं कि जो बात डीआईजी साहब कर रहे थे, इसी तरह इस्लामाबाद के शहरी अपने आप को महफूज तस्वुर भी करें, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जो सबसे महफूज तस्वुर किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इस तरह के वाक़यात की बदौलत लोग जो है इस वक्त वो बहुत परेशान है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारे साथ बोल के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर आली जा मौजूद होंगे। अदालत में आज क्या होता रहा, इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कल इस्लामाबाद में पेश आया, जहां फायरिंग करके पाक फ़ज़ाइया के हाजिर सर्विस ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को जो शहीद कर दिया गया, और वो एक लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर पुलिस के बहुत सारे दावे हैं, और मुलजिम जो है उसको भी आज अदालत में पेश कर दिया गया। इसकी तमाम तफसीली तौर पर इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आली जा, बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर। आली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज ATC कोर्ट में इस मुलजिम को पेश किया गया, एक मकालमा भी हुआ जज साहब के दरमियान और इसके दरमियान। क्या आपने मंजर देखा, क्या उसकी टोन थी उस वक्त, बॉडी लैंग्वेज थी, और क्या एक्चुअली डिस्कशन हुई? देखिए मैडम, इससे पहले हमने देखा कि डीआईजी जवाद तारिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उसके ऊपर बस मैं एक कमेंट कर दूं, फिर मैं अदालती मामला, बहुत सारे दावे हैं जिसमें मैं चाह रही हूं कि आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू। वो शायद ने कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। डीआईजी साहब ने दावे किए 9 घंटे में केस सॉल्व कर लिया, लेकिन कत्ल के बाद जान तो ज़ाया होगी, एक एसेट जो कौम का एसेट था वो तो ज़ाया हो गया। ATC कोर्ट की आपने बात की मैडम, आज सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो मुल्जिम है साद अब्बासी, उसको अदालत में पेश किया गया। चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ था और ढिठाई हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जब उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, उन्होंने कहा जब मैं लड़की से मुलाकात कर रहा था, बात कर रहा था, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो जज साहब ने कहा वो तो अच्छा काम कर रहे थे। बहरहाल बाद में जो प्रोसिक्यूशन है उनकी सदा पर अदालत ने उनको जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया है, जुडिशल कर दिया है। लेकिन मैडम डीआईजी के साहब ने जो दावा किया, और केस की तरफ आते हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा। वो ये दावा कर रहे हैं कि जराइम में इस्लामाबाद में कमी हुई है, और जो रिपोर्ट थी जो हमने बताया कि रजिस्टर नहीं हो रहे केसेस, उसकी भी वो नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं हम रिजॉल्व करवा देते हैं। कल IG इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये दावा किया कि 29 से 30% जराइम में कमी वाक़या हुई है, लेकिन जो क्राइम डायरी है 2026 के इब्तदाई 6 माह में जो सामने आए हैं हकाइक, वो इससे बरक्स हैं। 2600 वारदातें हुई हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जिसमें राहज़नी, चोरी, डकैती की वारदातें शामिल हैं, और 1 अरब 30 करोड़ की वारदातें माली एतबार से हो चुकी हैं। इसमें 892 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं मैडम, 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, और वफाकी दारुल हुकूमत में घरों में रहना भी सेफ़ नहीं है। 265 घरों में चोरी के वारदात हुई है, जिसमें 306 मिलियन नकदी चोरी किए गए हैं, और इसके अलावा 314 तोले सोना भी चोरी किया गया है। 19 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद लोगों की अमवात भी हुई है। तो इस्लामाबाद वो शहर अब नहीं रहा जो दहाइयों पहले होता था, सेफ़ एंड सिक्योर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रिहायशी सबसे ज़्यादा कुर्बानी देते हैं मैडम। इस्लामाबाद टॉक्स हो या कोई भी इवेंट हो, यहाँ पर रास्ते बंद हो जाते हैं, और सिक्योरिटी के नाम पर उनको इतना ज़्यादा ख्वार किया जाता है, जलील किया जाता है। ये जो चेक पॉइंट्स हैं अली साहब, ये जो चेक पॉइंट्स हैं जिसको हम सारे हर कोई सामना करता है, फिर जो M टैग का एक
सिलसिला था, ना तो इसके मोटरसाइकिल पे एम टैग था, तो उसकी क्या वजह थी? फिर क्यों बाकी जो जिन शहरियों ने काफ़ी वक्त लाइनों में लगकर एम टैग लगवाया तो उनको क्या फ़ायदा हुआ इससे? और आजकल एम टैग की इस हवाले से चेकिंग भी नहीं की जा रही। और जो आपने नाकों का तस्करा किया, ये कहा जाता है, ये इस हवाले से हमने IG साहब से एक दफ़ा सवाल भी किया, उन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके जो दारुल खिलाफे होते हैं उनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने उनको कहा कि सर जो दारुल खिलाफे होते हैं वहाँ पर सियाहत का भी ख्याल किया जाता है, सियाह यहाँ पर आके इतना तंग होगा तो वो यहाँ पर क्यों दोबारा आएगा? और दूसरा, आप नाकों पे खड़े हो और जब आप एंड पे जाके देखेंगे वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रही, वो पुलिस एहलकार वैसे ही बैठे होते हैं, एक गाड़ी को रोका होता है उसकी वजह से कतारें लंबी लगी अभी DIG साहब ने हमें बताया कि अगर आपके साथ खातून हो तो अमूमी तौर पे चेक नहीं करते। तो क्या जराइम के पेशा अफराद की कोई जेंडर भी अब तो नहीं आई, तो खातून भी जराइम पेशा हो सकती है? मैडम, जिस एरिया में ये वाक़या हुआ है वहाँ पर एयर फोर्स के ऑफिसेज हैं, फिर मारगला रोड सबसे हसास रोड है। जब आप कोई भी आला सतह वफ्द पाकिस्तान आता है, सो मारगला रोड वो वाहिद रोड होता है जहाँ से रेड जोन में दाखिला अलाउ होता है। वहाँ पर ये असलहा लेके घूम रहा है और सेफ सिटी कैमराज, और तलाल चौधरी साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम इसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले वाक़या होता है, यहाँ पर एक शोरूम का मालिक, उसके घर में डाकू घुसते हैं, उसको मार के चले जाते हैं, ये लड़का पिस्टल लेके घूम रहा, कोई चेकिंग नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने हसास एरियाज़ में भी अगर चेकिंग नहीं होगी तो फिर इस्लामाबाद की शहरी अपने आप को कैसे? और जो कैप्टन साहब ने जो मंजर देख लिया उस लड़की के साथ होता हुआ, वो हमारे सेफ सिटी कैमराज ने क्यों नहीं देखा, जो हर वक्त हमें एक्टिव नज़र आते हैं और हुकूमत के बड़े दावे होते हैं और पुलिस के बिलखुसूस इसके हवाले से। अब एक और चीज़ है आलिजा, एज अ जर्नलिस्ट भी इसको आप कमेंट कीजिएगा, हम मीडिया में बड़ा मोहतात होते हैं कि हम विक्टिम का नाम ना लें, उनकी आइडेंटिटी रिवील ना करें। ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें IG साहब ने उस लड़की का नाम भी बताया, जिस स्मार्ट में काम करते हैं उनके बिजनेस की तमाम डिटेल्स भी बताएं कि वो कौन सा जो दुकान है और साथ साथ किस ब्रांड के लिए वो लड़का किस स्टॉल पे या किस उसमें काम करता था, वो भी उन्होंने बता दिया। ये गैर मामूली बात थी आपकी नज़र में? बिल्कुल, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट के मजरूह होने का आंसर वाज़े नज़र आया और साथ ही साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे तो उन्होंने प्रॉपर जगह का भी मेंशन कर दिया, किस सेक्टर में है, कौन सा मार्ट जगह पे है। तो अब उस मार्ट पे तो लोग जाने से कतराएंगे कि वहाँ पर जराइम पेशा लोग काम करते हैं। तो इसी तरीके से खातून का नाम लेना वो भी नाम मुनासिब था। मेरे ख्याल में IG साहब कुछ जज्बात ओवरकम कर गए उनके इस सारे मामले में, जो उन्होंने नाम भी ले दिया और जगह भी रिवील कर दी। मेरे ख्याल में सेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए थी और प्राइवेसी रिवील नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है इसमें आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जिस तरह इसके साथ इन्वॉल्व लोगों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन दोस्तों की वो मदद लेता रहा, या क्या आपको आज लगा? इसमें CDR भी निकाली गई है, उसमें उसके दोस्तों के साथ भी उसकी बातचीत हुई है, वो भी सारा मामला रिकॉर्ड पे लाया गया। अब जिस तरह मामला आगे बढ़ेंगे तफ्तीश में उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा, लेकिन जो आज उसकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो एक तरीके से उसने अदालत के रूबरू तस्लीम कर लिया है कि जी वो डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए मैंने गोली चला दी, तो इतराफ़ जुर्म तो हो गया है। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये मामला इतना तूल ना पकड़े, इतराफ़ जुर्म हो गया। बाकी शवाहिद भी मंजर यहाँ पर है, सेफ सिटी के मामला भी हैं, और जिस तरह उसने अपने दोस्त के दुकान पे जाके फार्मेसी पे जाके बैग रखा, कपड़े चेंज किए, वो भी सारा कुछ मंजर यहाँ पर आ गया। मुझे लग ये रहा है कि केस जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा से इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात ना हो सकें। बिल्कुल सही, और बिल्कुल इस कातिल ने बाकायदा जराइम पेशा अफराद की तरह ही बिहेव किया, अपना हुलिया तब्दील करके, जैसे उसने वहाँ से मोबाइल फ़ोन बंद किया, नई सिम ली, नए IP एड्रेस से ऑपरेट करता रहा, फिर इसने स्काईवेज के अड्डे पर जाके लाहौर का टिकट बुक कराया, फिर भेरा के मकाम पर जाके चकमा देने के लिए वापस इस्लामाबाद आ गया ताकि पुलिस को ये लगे कि लाहौर चला गया, लेकिन वापस खानापुर आया और फिर वहाँ पर आदि मुजरिमों वाला तरीका है जो उसने अपनाया। एक माह पहले मियांवाली में भी एक खातून के साथ इसने इसी तरीका से वारदात की थी, लेकिन वहाँ पर ख़ानदानों के दरमियानी सेटलमेंट हो गई थी, वो मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इसका यही है कि ये आदि मुजरिम है। उम्मीद करते हैं उस दूसरी लड़की को भी इंसाफ मिले, लेकिन जो कैप्टन आसिम तारिक हैं एक अफसर, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, वो तो वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ पुलिस का निज़ाम में भी इसके बाद कुछ अब इसके किस्म की डेवलपमेंट्स आएँ कि ये वाक़यात में कमी हो सके। अली जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई की गैर मामूली जो आखिरी रसूमात हैं वो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ है, उस पर तफसीली बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले में शहीद होने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की एक हफ्ते पर मुश्तमिल गैर मामूली आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है, जिसमें 100 के करीब गैर मुल्की वफूद और सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की और करोड़ों ईरानी उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शहीद अली खामनाई की नमाज जनाजा में उनके 3 बेटों ने शिरकत की, जबकि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजर आम पर नहीं लाया गया। इन रसूमात के बाद अली खामनाई को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज तेहरान के ग्रैंड खुमैनी मसला सेंटर से जुलूस का आगाज़ हुआ, जिसमें लाखों अफराद ने शहीद खामनाई को अलविदा करने के लिए शिरकत की। आयतुल्लाह खामनाई, उनकी बेटी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी के ताबूत एक ट्रक में रखे गए थे। जुलूस के शुरका ने सुर्ख झंडे उठा रखे थे और अमरीका और इसराइल के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी भी हुई। नाजरीन, इस जंग का आगाज़ ईरान को सबसे बड़ा धचका देकर यानी आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करके किया गया था, लेकिन ईरान के अवाम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि आयतुल्लाह की शहादत ने उन्हें मज़ीद मजबूत कर दिया है। इसी अवामी रद्द अमल ने सदर ट्रंप को भी हैरान कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के अवाम को खामनाई के लिए रोता हुआ देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि समझता था कि ईरानी उनसे नफरत करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चाहते तो खामनाई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे कि क्या अब भी कोई गुंजाइश है कि अमरीका और इसराइल ईरान के बारे में इस किस्म की कोई गलत फहमी का शिकार हों। दूसरी तरफ ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से भी खबर है। अरब मीडिया अल अरेबिया न्यूज़ ने यह दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा, जिसमें पाबंदियों में नरमी, ईरान के मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। इस खबर के मुताबिक ईरान अपने वफ्द का ऐलान सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद करेगा। एक और अहम अपडेट भी है गज़ा के हवाले से, जिसमें हमास ने गज़ा में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब गज़ा का इंतज़ाम एक टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में इस बात पर इत्तफाक राय किया गया था कि हमास गज़ा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करेगा। हमास के ऐलान पर गज़ा बोर्ड ऑफ पीस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरजेंसी कमेटी की तहलील के ऐलान का नोटिस ले रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा वादों और ऐलानात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात की रोशनी में किया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने साबिक सीनियर सफारतकार को दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए ईरान। एम्बेसडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले शहीद अली खामनाई के जो रसूमात चल रही हैं, आखिरी रसूमात, एक तवील और गैर मामूली तो है, एक हफ्ते पर मुश्तमिल, इस पर आप क्या कहेंगे? जो हमने जिस किस्म का रद्द-ए-अमल देखा है, बिलखुसूस ईरान के अवाम की तरफ से क्या पैगाम दिया गया है? रसूमात से अवाम का गमो गुस्सा और उनका जो जोश इन रसूमात में नज़र आया, उससे ज़ाहिर होता है कि जो पहले प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि मौजूदा ईरानी हुकूमत या तर्ज हुकूमत को ईरानी अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, वो फ्लॉट था, वो गलत था। वो हर मुल्क में कुछ ना कुछ अपोजिशन होती है, तो ईरान में भी ऐसी अपोजिशन ज़रूर है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जो मेजॉरिटी ईरान की है, अवाम की है, वो मौजूदा तर्ज हुकूमत और इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। और इसमें मेरा ख्याल में जो अमेरिकन और इजराइल जो अटैक ईरान पे किया गया 28 फरवरी को, जिसमें टॉप लीडरशिप की शहादत हुई और भी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो उनकी तवक्को तो हमला करने वालों को ये थी कि इस तरह से अगर टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा तो जो ईरानी अवाम जो है इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और एक नई ऐसी हुकूमत जो अमेरिका और इजराइल के लिए की तरफ फ्रेंडली होगी, दोस्त किस्म का दोस्ताना रुझान रखेगी, वो बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसके बरखिलाफ़ ईरानी अवाम जो हैं और ईरानी इदारे जो हैं और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं, उनमें इत्तफाक और इत्तेहाद आपस में ज़्यादा मुस्तहकम हुआ और उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बैरूनी हक़ों की मज़ामत शदीद से शदीद तर करने का फ़ैसला किया। तो ये बिल्कुल उसके यानी जो अमेरिका और इजराइल का तवक्को तो थी कि रजीम चेंज होगी ईरान में, उसके बजाय वो रजीम जो थी और है वो मजबूत ज़्यादा हो गई। तो ये
हाथ हैं। जी एम्बेसडर साहब, इंटरनली भी हमने देखा यकीनन एक इस जो रजीम या हुकूमत मौजूद रही है ईरान में, उनसे इख्तलाफ तो रहा, एहतजाज भी था जिसको मज़ीद बढ़ाने की भी अमरीकी सदर ने कोशिश की, उसमें बड़ा डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते रहे अपने बयानात के ज़रिए। आप समझते हैं कि आज जो सूरत हाल है उसमें ईरान इंटरनली ज़्यादा यूनाइटेड है अपने नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद, ये जिस अंदाज में उनको शहीद किया गया, या वो इख्तलाफ अभी भी मौजूद है? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, इख्तलाफात पहले मौजूद थे और अभी भी होंगे, लेकिन बहैसियत मजबूरी ईरान के अवाम ने और इदारों ने जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा किया, उससे लगता है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा तर्ज हुकूमत जो है, जो विलायत फ़क़ीह डॉक्ट्रिन पर मबनी है, वो ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है, ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो ये बिल्कुल ईरान के जो दुश्मन ममालिक हैं, जैसे अमेरिका और इसराइल थे जिन्होंने हमला किया, उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स है, और इससे उनकी जो प्लानिंग और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सख्त धचका पहुंचा है। और इन द लॉन्ग रन इस फैक्टर ने, और फिर ईरान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल था उसका और है, उसकी वजह से ईरान जो बाजी है वो अपने हक में उसको पलटने में कामयाब हुआ। और सदर ट्रंप के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने एक तरफ हैरानगी का इजहार किया कि इतने सारे लोग उनके लिए बाहर निकले और वो समझते थे कि आयतुल्लाह खामनाई जो है वो इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि तो इस जनाजे में भी हम बमबारी कर सकते थे, अटैक कर सकते थे, लेकिन नहीं चाहते कि मुज़ाकरात इफेक्ट हों। सो ये जो रद्द अमल है इसको कैसे देखा जाए? जी, पहली बात तो ये है कि उनकी हैरानगी से मुझे हैरानगी ये हो रही है कि उनको एक US प्रेसिडेंट को जो इंटेलिजेंस फीड मिलती है उनके अपने इदारों की तरफ से, वो बड़ी सोच समझ के बाद दी जाती है। तो अगर वो इदारे इस किस्म की उनको इंटेलिजेंस फीड कर रहे थे कि जो है हमलों के बाद, यानी ईरानी हुकूमत जो लीडर उस वक्त थे, उनके ख़िलाफ़ ईरानी अवाम की इतनी नफ़रत है कि हमारे हमला करने से वो गिर जाएगी, तो साफ ज़ाहिर है कि इट वॉज़ वेरी फ्लॉड इंटेलिजेंस, फ्लॉड असेसमेंट। और मेरे ख्याल में नेतन्याहू और इसराइल ने उसको बढ़ाने में उस असेसमेंट को अपना एक किरदार अदा किया, और एक लिहाज से अमेरिकन हुकूमत और लीडर को उन्होंने एक गलत मशवरा दिया, गलत असेसमेंट दी, और बदकिस्मती से ट्रंप साहब उस मशवरे के जो कहते हैं उसमें फंस गए उसमें, और उन्होंने उस पर ऐसे फिर इक़दाम लिए जिससे अमेरिका की इंटरनेशनल ग्लोबल इमेज है उसको भी नुकसान पहुँचा है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो एक ख़ित्ते में इनविंसिबिलिटी का या दुनिया में इनविंसिबिलिटी का एक इमेज था, वो उसको भी दचका मिला है। और इस ईरान की जो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लिहाज से उनको जो बरतरी एक लिहाज से सियासी मैदान में और अखलाकी मैदान में हासिल हुई है, उससे ये हो सकता है तवक्को कि आइंदा अमेरिका को इस किस्म के चैलेंजेस ना सिर्फ पर्शियन यानी मिडल ईस्ट में आएंगे, बल्कि दूसरे ममालिक जो दूसरे रीजन्स हैं उनमें भी अमेरिका को इस किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। सो इस लिहाज से अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसको भी इस से नुकसान पहुँचेगा। एम्बेसडर साहब, अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 11 जुलाई को ईरान अमेरिका एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। सो इसमें कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जाए? इससे पहले टेक्निकल टीम्स आपस में बैठ रही थी। स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा कि बंद कमरों में तो बातचीत हुई, लेकिन जो आला क़यादत थी ईरान की, उन्होंने सदर ट्रंप के बयानात को जवाज़ बनाकर वहाँ पर मुसाफा करने से इनकार किया अमरीकी क़यादत के साथ। यहाँ पर आप समझते हैं कि कोई बड़ी पेशरफ्त मुमकिन है? लेकिन जो दोहा में मुज़ाकरात हुए एक दो दिन, उनमें वो ज़्यादा टेक्निकल किस्म के मुज़ाकरात थे, और वो डायरेक्ट मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हुए। उसमें पाकिस्तान और कतर ने मीडिएटर्स का सालसी का रोल अदा किया, और वो इनडायरेक्ट किस्म के मुज़ाकरात थे। और मुझे लगता ये है कि फ़िलहाल शायद जो भी नेक्स्ट मुज़ाकरात का दौर होगा, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या कहीं और हो, वो बेसिकली तो वो टेक्निकल किस्म के मुज़ाकरात ही होंगे। वो उसमें जो इश्यूज़ हैं ज़ेर बहस आएंगे, वो न्यूक्लियर इशू है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, ईरान के ऊपर सैंक्शन हैं उनको लिफ्ट करने का है, और फिर ईरान की जो फ्रोज़न एसेट्स है उनको अनफ्रीज करने, ये चार बड़े मसले हैं। तो ये चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी, और मुख्तलिफ निगोशिएटिंग ग्रुप्स हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट जिसमें हैं वो उनकी डिटेल्स में देखेंगे, और कोई किसी किस्म का वो यानी उसमें नतीजा या एग्रीमेंट को पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना है
کہ ابھی تو چونکہ تیاری ہو رہی ہے، کوئی فیصلہ میرے خیال میں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ 11 جولائی کو حتمی فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد میں ہوگا، لیکن اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، اور اللہ کرے کہ ان مذاکرات میں پیش رفت ہو تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ پرامن طریقے سے اور خوش سلوکی سے اس کو سلجھایا جا سکے۔ 11 جولائی کے حوالے سے عرب میڈیا نے رپورٹ کیا، اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن ابھی تینوں طرف سے نہیں آئی انکلوڈنگ پاکستان سے۔ آخر میں ایمبیسڈر صاحب، حماس نے پیس ڈیل کے تحت غزہ میں حکومت تحلیل کر دی ہے، جو اس میں فارمولا طے ہوا تھا، اس کی آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے ایک ایسے وقت میں جب یہ مذاکرات کا ایک طرح سے سلسلہ جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، پیلسٹائن ایشو، اس کے ساتھ ہی یہ غزہ کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے حماس نے فیصلہ کیا ہے، یہ بورڈ آف پیس کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کے جو بنانے کے ساتھ جو اس کی ڈاکیومنٹ ہے، اس کی فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ، اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس سے لگتا ہی ہے کہ بورڈ آف پیس میں جو غزہ میں ایک امن قائم کرنے کی جو راستہ اختیار کیا گیا تھا، اس کی طرف ایک پیش قدمی کی گئی ہے، اس کی طرف ایک اور قدم بڑھایا گیا ہے، اور توقع کی جانی چاہیے کہ اس سے آگے چل کے عرب اور دوسرے اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے کی تعاون سے اور فلسطین کی اپنے جو ہے ہمت سے اور جرأت سے اور سمجھداری اور ہوشمندی سے اس معاملے کو غزہ کو پرامن طریقے سے سلجھانے میں مدد ملے گی۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، اب 11 جولائی کے حوالے سے سب کی نظریں ہیں کہ کیا ایران اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت ایک بار پھر سے اسلام آباد میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور کیا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ ہوگا جس کی دونوں طرف سے پاسداری کی جائے؟ اس پہ اب ہم بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔